Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 14th July 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about the issue of ragging and rising suicide cases amongst students. This topic is important from our syllabus GS paper 2 polity and governance point of view. It could be also useful for GS paper 4 ethics and integrity. करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को क्रिटिसाइज किया है फॉर इट्स फेलियर इन कर्बिंग रैगिंग केसेस। यूजीसी की अगर बात की जाए तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है क्रिएटेड एज पर यूजीसी एक्ट ऑफ 1956। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत ऑपरेट करता है और जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज़ या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, इनफैक्ट इवन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़, मतलब दे डू नॉट एक्ट एज यूनिवर्सिटीज़, मतलब उनको स्टेटस दिया गया है इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ऑफ अ यूनिवर्सिटी। फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी, इन सबको कहा जाता है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़। इन सब एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस या सिस्टम्स को फंड करने का, रेगुलेट करने का, इनके कोर्सेज को रिकॉग्नाइज करने का काम होता है यूजीसी का। तो बेसिकली हायर एजुकेशन से रिलेटेड सारी बातों को मैनेज करना, रेगुलेट करने का काम होता है यूजीसी का। और यूजीसी के ही एम्बिट में आता है मैनेजिंग रैगिंग या कर्बिंग रैगिंग इन हायर एजुकेशन, और वो कर्ब करने में फेल हो रहा है यूजीसी। इसी कारण से दिल्ली हाई कोर्ट ने यूजीसी को फटकार लगाई। एक डेटा देखा जाए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, जो लेटेस्ट डेटा है वो भी थोड़ा पुराना है, 2022 का। उसके हिसाब से जितने भी भारत में सुसाइड होते हैं उसमें से 7.6% सुसाइड बिलोंग्स टू द स्टूडेंट्स, विच इज मोर देन द कंबाइंड नंबर ऑफ सुसाइड कमिटेड बाय फार्मर्स एंड लेबरर्स। तो भारत में सबसे ज़्यादा किसी कैटेगरी के लोग अगर सुसाइड कर रहे हैं तो वो स्टूडेंट्स है। इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। इस कारण से दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अगर यूजीसी रैगिंग एंड रिलेटेड सुसाइड्स को कर्ब करने में फेल होता है तो फिर हाई कोर्ट खुद ही सुओ मोटो पीआईएल एड्रेस करेगी, जिसमें स्टूडेंट्स के सुसाइड केसेस को एड्रेस किया जाएगा। तो यहाँ पे दो बातें हैं बेसिकली, रैगिंग एंड स्टूडेंट सुसाइड। सारे के सारे सुसाइड जो है वो रैगिंग के कारण नहीं होते हैं, बट सम ऑफ द सुसाइड्स आर एसोसिएटेड विथ रैगिंग ऑल्सो। तो यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों ही मुद्दों पे यूजीसी को फटकार लगाई है कि आप रैगिंग क्यों नहीं रोक पा रहे हैं और रैगिंग से होने वाली सुसाइड्स को कर्ब करने के लिए आपके क्या इनिशिएटिव्स हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने डेटा भी दिया कि आप हर साल सिर्फ 44 लाख रुपीस खर्च करते हैं टू ओवरसी द वेलबींग ऑफ स्टूडेंट्स अगेंस्ट रैगिंग, जबकि देश में 35 मिलियन स्टूडेंट्स हैं। तो योर एक्सपेंडिचर इज वेरी वेरी लेस डिस्प्रोपोर्शनेट। तो यहाँ पे हम लोग दो मामले डील कर रहे हैं, रैगिंग का मामला और उससे रिलेटेड स्टूडेंट सुसाइड। तो ओवरऑल जो स्टूडेंट्स की सुसाइड के केसेस हैं वो है 7.6%। नॉट ऑल सच सुसाइड केसेस बिलोंग टू रैगिंग, बट रैगिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। अगर रैगिंग की स्पेसिफिकली बात की जाए, रैगिंग का डेफिनेशन देखा जाए तो इट इज अ नेगेटिव फॉर्म ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन सीनियर्स एंड जूनियर्स इन अ कॉलेज या अदर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इसमें बेसिकली जूनियर्स को काफ़ी सारा इंसल्ट फेस करना पड़ता है, sarcastic यानी कि मेंटल एज वेल एज फिजिकल इंसल्ट, समटाइम्स इट बिकम्स सेक्सुअल ऑल्सो। 2007 में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स पे एक राघवन कमेटी बनाई गई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसके रिकमेंडेशन के बाद टोल फ्री हेल्पलाइन, उसके अलावा अलग अलग कॉलेज लेवल पे एंटी रैगिंग सेल्स बनाए गए। साथ ही साथ इस कमेटी ने यह भी रिकमेंड किया था कि एनसीईआरटी एंड स्कूल लेवल के एससीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में चैप्टर इंक्लूड किया जाए ऑन रैगिंग रिलेटेड मेनेस, कि इसके क्या क्या खतरे हो सकते हैं। तो अगर रैगिंग रिलेटेड प्रश्न आ जाए तो आपको याद रखना है ये नाम, राघवन कमेटी, और उसके कुछ इनिशिएटिव्स या सजेशंस आप कह सकते हैं। फिर 2009 में एक बड़ी दुखद घटना हुई थी। अमन कचरू नाम के एक मेडिकल स्टूडेंट थे, ही वॉज बीटेन टू डेथ ड्यूरिंग रैगिंग बाय थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हु वर ड्रंक ड्यूरिंग द रैगिंग प्रोसेस। तो अमन कचरू
के डेथ के बाद फिर यूजीसी ने कुछ रेगुलेशंस बनाए थे रैगिंग संबंधित, कि हर एक कॉलेज में एक एंटी रैगिंग कमिटी होगी, उसके अलावा हॉस्टल लेवल पे एंटी रैगिंग स्क्वाड होगा। फ्रेशर्स जो होंगे उनको कोशिश की जाएगी कि एक सेपरेट हॉस्टल ब्लॉक में रखा जाए जहाँ पे सीनियर्स का आना जाना रिस्ट्रिक्टेड हो, एंड एवरी स्टूडेंट एंड हिज पेरेंट और हर पेरेंट मस्ट साइन एन एफिडेविट वेयर दे मस्ट कमिट देयर दे और देयर स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन विल नॉट इंडल्ज इनटू एनी काइंड ऑफ रैगिंग। तो कॉलेज में एडमिशन होने से पहले आपको और आपके पेरेंट्स को एफिडेविट साइन करके देना होता है कि आपका जो स्टूडेंट जिसको एडमिशन दिया जा रहा है वो अभी तो फ्रेशर है, लेकिन जब सीनियर भी हो जाएगा तब भी किसी भी तरीके के रैगिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो दो नाम आपको याद रखना है अगर रैगिंग संबंधित प्रश्न आ जाए तो, एक राघवन कमिटी और दूसरा अमन कचारू केस। ओवरऑल अगर सुसाइड की बात कर ली जाए तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज नॉट जस्ट अबाउट रैगिंग, इट्स आल्सो अबाउट सुसाइड्स केसेस स्पेशली अमंगस्ट स्टूडेंट्स। तो सुसाइड्स की बात कर ली जाए तो स्टूडेंट्स के अंदर सुसाइड्स के रेट्स क्यों हाई हैं, तो उसके पीछे कारण है हाई स्टेक एग्जामिनेशन जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर फेस करना पड़ता है। एग्जामिनेशंस लाइक जेई, नीट, इन सब एग्जामिनेशंस की तैयारी करने वाले बच्चों के अंदर सुसाइड के केसेस ज़्यादा देखे जाते हैं क्योंकि यहाँ प्रेशर ज़्यादा तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पे बच्चे अभी काफ़ी यंग एज में होते हैं, जुवेनाइल एज में होते हैं, और जुवेनाइल एज में होने के कारण वहाँ पे इमोशनल बर्स्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बाकी जब सिविल सर्विसेज के लेवल पे बच्चे आते हैं तो तब तक उनको थोड़ी सी इमोशनल इंटेलिजेंस इनके अंदर डेवलप हो जाती है, अपने इमोशंस को मैनेज करना आता है, तो वहाँ पे फिर इसका फ़ायदा होता है। बट सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के अंदर भी सुसाइड के केसेस तो देखे जाते ही हैं, बट रिलेटिवली कम एज कंपेयर टू द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर अंडर ग्रेजुएट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक जेई एंड नीट, क्योंकि वहाँ पे जुवेनाइल एज फैक्टर ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। पेरेंट्स का भी माइंड सेट रेस्पॉन्सिबल है, वो करियर को लेकर के इतना दबाव देते हैं बच्चों को कि बहुत बार बच्चे वो दबाव झेल नहीं पाते। स्टूडेंट्स या यंगस्टर्स के अंदर सुसाइड के केसेस के पीछे मॉडर्न लाइफस्टाइल भी जिम्मेदार है। मॉडर्न लाइफस्टाइल जहाँ पे सेंस ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी का एहसास होता है। देखिए, एक होता है सच में गरीब होना है एब्सोल्यूट तौर पे, और एक होता है गरीबी का एहसास होना कि मेरे पास आईफोन नहीं है, देखिए उनके पास आईफोन है, वो लोग विदेशों में छुट्टियां मना रहे हैं। ये सब होता है सेंस ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी, और इस कारण से भी बहुत बार खासकर जो यंगस्टर्स होते हैं उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन डेवलप होता है। बहुत बार ये जो सेंस ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी है ये कैट फिशिंग के कारण भी आता है। तो एथिक्स में इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे आप जीएस पेपर 4 में। कैट फिशिंग मतलब अदर्स प्रोजेक्ट देमसेल्फ व्हाट दे आर नॉट, अपने आप को बहुत हाई फाई दिखाना कि मैं बुर्ज खलीफा में छुट्टियां या दुबई में या स्विट्जरलैंड में छुट्टियां मना रहा हूँ। हो सकता है फोटो शॉपिंग किया हो, या हो सकता है कि बड़े मुश्किल से पहुंचा हो वहां पे, जैसे तैसे पैसे जोड़ करके खूब सारे फोटो खींच करके डाल रहा है कि मैं कितना लेविश लाइफस्टाइल बिता रहा हूँ। तो ये होता है कैट फिशिंग, प्रोजेक्टिंग समथिंग एल्स इन ऑनलाइन मोड, इसको कहा जाता है कैट फिशिंग। कैट फिशिंग के कारण जो यंगस्टर्स हैं इनके अंदर सेंस ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी डेवलप होती है, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन डेवलप होता है, और फिर बहुत बार वो जब अपनी एस्पिरेशंस को मीट नहीं कर पाते तो दे बिकम फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड, और डिप्रेशन के बाद उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी भी डेवलप होती है। एक यूके का केस भी आप लिख सकते हैं अगर एथिक्स में इस तरीके का प्रश्न आया तो, या केस स्टडी आया तो, कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं दे मेनली वर्क ऑन एल्गोरिथमिक सर्चेज। आप जिस तरीके का आपका मूड होगा, जिस तरीके के कंटेंट आप ढूंढेंगे, वो आपको उसी तरीके के लीडिंग कंटेंट्स देते जाएंगे। तो इफ़ यू आर फीलिंग लो तो आपको डिप्रेसिंग कंटेंट के और सारे सजेशंस आएंगे, और उन एल्गोरिथमिक सर्चेज के कारण आप और सारे डिप्रेसिंग कंटेंट्स देखते जाएंगे। यू मे फील इवन फर्दर लो, और लो फील करने के बाद, डिप्रेशन फील करने के बाद यू मे ऑल्सो टर्न सुसाइडल। यही हुआ था, एक 17 ईयर की स्कूल स्टूडेंट थी मॉली रसल, सी वॉज फीलिंग लो, और उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया। जब बाद में ढूंढा गया उनके ऑनलाइन इंटरनेट सर्चेज तो उसमें सिर्फ और सिर्फ डिप्रेसिंग कंटेंट थे कि लाइफ इतना ब्लैक, मतलब इस तरीके का डार्क क्यों है, वाई वी आर ऑल हियर फॉर सफरिंग एंड ऑल। इस तरीके जब कंटेंट बहुत ज़्यादा ढूंढते 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 ढूंढते
इंसान जो है एकदम होपलेस होने लगता है। तो कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, दे ऑगमेंट टू आवर वूज, दे have the potential of, because of their algorithmic searches mechanism, they have potential to develop suicidal tendency amongst those who are feeling low या depressed। इसी कारण से यूके गवर्नमेंट लेकर के आई ऑनलाइन सेफ्टी बिल, जहां पे अब सोशल मीडिया कंपनीज को दिया गया है ड्यूटी ऑफ केयर। इनकी अब जिम्मेदारी है कि अगर कोई डिप्रेसिंग कंटेंट ढूंढ रहा है तो उस टाइम में उनको डिप्रेसिंग कंटेंट देने के बजाय कुछ पॉजिटिव माइंडसेट वाले कंटेंट सप्लाई किए जाए, एल्गोरिथमिक सर्चेज इस तरीके से रिस्ट्रक्चर किया जाए। भारत में भी तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भारत सरकार ने गाइडलाइंस दिए हैं कि अपने यहाँ पे आप काउंसलर्स या साइकोलॉजिस्ट्स को अपॉइंट करें जो बच्चों की मदद करें व्हेनेवर दे आर अंडर स्ट्रेस। ओवरऑल अगर एसए या एथिक्स में आप आंसर लिख रहे हैं अबाउट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, जहाँ पे आप डिप्रेशन या सुसाइड रिलेटेड आंसर लिख रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ये बात बतानी है कि हर एक लिविंग एंटिटी दो चीजों से बना है, मैटर एंड सोल। सोल को वेस्टर्न फिलोसोफर्स माइंड भी कहते हैं। तो वी आर मेड अप ऑफ मैटर एंड सोल। इंडियन फिलोसोफर्स उसके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं सोल, वेस्टर्न फिलोसोफर्स यूज माइंड। लेकिन एक बात तो तय है कि हम लोग दो चीजों से बने हुए हैं। वी आर आउटकम ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मैटर एंड सोल। हम लोग जो हमारा मैटर पार्ट है यानी कि बॉडी, उसका पूरा पूरा ध्यान देते हैं। क्या खाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, बाल हेयर स्टाइल कैसे रखना है, ये सब कुछ ध्यान देते हैं। अगर हम बीमार पड़ जाए, मान लीजिए हाथ टूट जाए, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, एक्सरे करवाते हैं। तो मतलब हम लोग अपने फिजिकल एस्पेक्ट का या मटेरियल एस्पेक्ट का खूब सारा ध्यान रखते हैं, क्योंकि वो हमें बड़ा टेंजिबली दिखाई भी देता है। तो हमें लगता है कि वी ट्राई और वी टेंड टू कनेक्ट मोर विथ आवर बॉडी, कि मेरा हाथ, मेरा पाँव टूट गया, मेरा बाल जो है वो थोड़ा बेहतर हेयर कट करना है, मेरे कपड़े जो हैं वो अच्छे नहीं दिख रहे। बट जो सटल एस्पेक्ट है हमारे एग्जिस्टेंस का, दैट इज सोल या माइंड, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट या परहैप्स मोर इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ ह्यूमंस, सिंस वी आर मोर सेंसिबल। लेकिन वो अक्सर नेग्लेक्ट हो जाता है क्योंकि वो काफ़ी इम्प्लिसिट है, एब्स्ट्रैक्ट है। लेकिन हमें समझना है कि जब तक हमारा सोल पीसफुल या हैप्पी नहीं होगा, वी कैन नॉट हैव अ हेल्दी लाइफ ओवरऑल। हेल्दी लाइफ के लिए वी नीड टू हैव कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ गुड फिजिकल हेल्थ एज वेल एज गुड मेंटल हेल्थ। तो इसीलिए जैसे हम डॉक्टर को विजिट करते हैं जब हमारे शारीरिक बॉडी पे, फिजिकल एस्पेक्ट पे कुछ नेगेटिव इंपैक्ट होता है, सिमिलरली वी मस्ट विजिट डॉक्टर व्हेन वी आर फीलिंग मेंटली लो। बट प्रॉब्लम क्या है, भारत या कई देशों में, भारत में समस्या ज़्यादा है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज से अगर कोई इंसान सफ़र कर रहा है तो वो काफ़ी स्टिग्मेटाइज्ड होता है भारत में। अगर आप मानसिक तौर पे परेशान है और आप किसी डॉक्टर को विजिट करते हैं तो लोग आपको पागल पागल कहने लगते हैं, अरे ये तो मानसिक तौर पे बीमार है। एंड दैट stigmatizes the entire situation. That is why people in general are not aware of the importance of medical health. And second, even if they need some professional support, they hesitate in taking that because of stigmatization. अपना मेंटल हेल्थ का भी ध्यान हमें रखना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम फिजिकल हेल्थ, मेडिटेशन करना चाहिए, थोड़ा डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन भी करना चाहिए, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स इन सबसे दूर रहना चाहिए, रील्स एंड ऑल। और ज़रूरत पड़ने पे हमें प्रोफेशनल हेल्प भी लेना चाहिए। हमारा बॉडी और माइंड दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है, इसी को कहा जाता है साइकोसोमैटिक रिलेशंस। तो अगर हम मेंटली तो काफ़ी परेशान हैं तो उसका इम्पैक्ट बॉडी पे भी दिखेगा ही दिखेगा इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। इसी को साइकोसोमैटिक रिलेशंस कहते हैं। इसको आंसर में आप जरूर लिखिएगा। यूजीसी से संबंधित ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अब हमने सुसाइड अमंगस्ट स्टूडेंट्स के केस रिलेटेड डिस्कशन किया, बट यूपीएससी ने साल 2023 में पूछा था अबाउट द इश्यूज विथ रिस्पेक्ट टू सुसाइड अमंगस्ट यंग वीमेन इन इंडियन सोसाइटी। आप थोड़ा सोचिए, जरूरत पड़ने पे ये फिर आंसर देखिए, यहाँ से डेटा उठाइए और फिर आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। सुसाइड केसेस अमंगस्ट यंग वीमेन क्यों सुसाइड करती हैं? यहाँ तो हमने देखा कि स्टूडेंट्स क्यों सुसाइड करते हैं। अटेम्प्ट कर सकते हैं आप इस सवाल को। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कॉमेमोरेटिव कॉइन्स फॉर एमएस स्वामीनाथन एंड मेक इन इंडिया, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले समझते हैं क्या होता है कॉमेमोरेटिव कॉइन। ये स्पेशल कॉइन्स होते हैं, इनको कॉमेमोरेटिव या सेरेमोनियल कॉइन्स भी कहते हैं, विच आर
minted by the government of India to commemorate a specific event। कोई स्पेसिफिक घटना है भारत की हिस्ट्री को लेकर के, या किसी इंडिविजुअल के कंट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट करना है, या कुछ मैसेज देना है जनता को, तो उस केस में कॉमेमोरेटिव कॉइन मिंट किया जाता है। कॉमेमोरेटिव कॉइन्स के बड़े डिस्टिंक्टिव यूनिक तरह के डिजाइन होते हैं, एंड दे आर जनरली मिंटेड इन डिनोमिनेशंस लार्जर देन रेगुलर कॉइन। जैसे कि 100 रुपए का, 75 रुपए का कॉइन मिंट किया जाता है। नॉर्मली जो 5 रुपए 10 रुपए कॉइन है उससे बड़े डिनोमिनेशन में कॉमेमोरेटिव कॉइन मिंट किया जाता है। नॉर्मली कॉमेमोरेटिव कॉइन का सर्कुलेशन नहीं होता है। कॉमेमोरेटिव कॉइन मिंट करने के बाद आरबीआई उसको अपने पास कलेक्ट करके रखती है एज मेमोयर, मतलब उसको म्यूजियम में एक तरीके से सजा के रखा जाता है। नॉर्मली सर्कुलेशन नहीं होता है, आम जनता के पास नहीं आता है, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि सर्कुलेशन हो ही नहीं सकता। कॉमेमोरेटिव कॉइन्स का सर्कुलेशन हो भी सकता है, बट नॉर्मली होता नहीं है। अब करंट न्यूज ये है कि भारत सरकार ने फैसला किया है कि 2 कॉमेमोरेटिव कॉइन्स रिलीज करेंगे। एक इन मेमोरी ऑफ प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन जी, हु इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, एंड दूसरा टू मार्क 10 ईयर्स ऑफ मेक इन इंडिया। दोनों कॉइन्स में कुछ कॉमन फीचर्स हैं, जैसे दोनों सर्कुलर शेप का होगा, डायमीटर 44 मीटर का, वेट 44 ग्राम का, और फ्रंट साइड जो होगा दोनों में उसमें अशोक पिलर होगा, लाइन कैपिटल ऑफ अशोक पिलर, सत्यमेव जयते लिखा रहेगा, भारत लिखा रहेगा एंड देवनागरी स्क्रिप्ट, इंडिया लिखा रहेगा इंग्लिश में, रुपए का सिंबल होगा, डिनोमिनेशन 175 रुपीज के होंगे कॉमेमोरेटिव कॉइन के। लेकिन रिवर्स साइड में अंतर होगा ऑफ कोर्स। एम.एस. स्वामीनाथन जी वाले कॉइन के अंदर उनका पोर्ट्रेट होगा एम.एस. स्वामीनाथन जी का, और उनका नाम लिखा हुआ रहेगा। मेक इन इंडिया वाले में ये जो मेक इन इंडिया का जो सिंबल है लॉयन, वो रहेगा, लाइन इमेज, प्लस लिखा रहेगा 10 ईयर्स ऑफ मेक इन इंडिया इन बोथ देवनागरी एंड इंग्लिश। इस तरीके से दोनों में कॉमेमोरेटिव कॉइन्स में अंतर रहेगा। अब थोड़ा सा एम.एस. स्वामीनाथन जी के बारे में देख लेते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में भी समझ लेते हैं, हो सकता है उससे रिलेटेड मेंस में प्रश्न आ जाए। इन एरिया से प्रीलिम्स में प्रश्न आ सकता है कि क्या होते हैं कॉमेमोरेटिव कॉइन्स और किन 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 के नाम का कॉमेमोरेटिव कॉइन्स निकला था। एम.एस. स्वामीनाथन जी के बारे में देखते हैं। उन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर किया था, बट उसी वक्त, उसी दौरान जब वो काफी यंग थे और सिविल सर्विसेज एग्जाम उन्होंने क्लियर किया था, उसी टाइम में बंगाल के अंदर फैमाइन आया था। मास लेवल पे आप कह सकते हैं लोगों को हंगर फेस करना पड़ रहा था, बंगाल फैमीन। ये जो बंगाल फैमीन आया था 1942-43 में, ये नेचुरल फैक्टर्स इसके पीछे कम था, ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज के पीछे ज्यादा जिम्मेदार थी। क्योंकि ये टाइम था वर्ल्ड वॉर 2 का, जब ब्रिटिश सोल्जर्स या ब्रिटिश आर्मी, जिसमें कई सारे इंडियन सोल्जर्स भी थे, वो साउथ ईस्ट एशिया में, मलेशिया, सिंगापुर वगैरह एरिया में लड़ रहे थे अगेंस्ट जापानीज। तो साउथ ईस्ट एशिया में लड़ाई चल रही थी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, जहां पे एक तरफ से ब्रिटिश आर्मी थी, दूसरी तरफ से जापानीज आर्मी थी। और ब्रिटिश आर्मी को खूब सारा फूड ग्रेन सप्लाई करने का फैसला किया गया भारत के बंगाल रीजन से, एट द कॉस्ट ऑफ नीड ऑफ पीपल ऑफ बंगाल। एक तो थोड़ा बहुत ड्रॉट भी आया था, तो फूड क्रॉप का प्रोडक्शन भी कम हुआ था, नेचुरल फैक्टर तो था ही, साथ ही साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी ज्यादा जिम्मेदार थी, जिस कारण से ये सीवियर फैमीन आया वेस्ट बंगाल में, जहां पे फूड ग्रेन्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल वाज डाइवर्टेड टुवर्ड्स साउथ ईस्ट एशिया इन ऑर्डर टू सपोर्ट द ब्रिटिश सोल्जर्स फाइटिंग अगेंस्ट जापानीज इन द रीजन। ये डाइवर्जन किया गया ऑन सजेशन ऑफ द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल is known for his racist attitude towards people of India. While diverting the food grain towards Southeast Asia, he gave a statement which is very racist. आप इसको पढ़िए और कहीं ऐसे राइटिंग में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। विंस्टन चर्चिल said कि I hate Indians. They are beastly people with a beastly religion and breeding like rabbits, and that is why they deserve to die. उनको फूड ग्रेन देना बेकार है, ये तो वैसे भी रैबिट्स की तरह ब्रीड करते हैं। दैट वाज हिज एटीट्यूड। तो इफ यू आर काउंटरिंग आर्ग्यूमेंट्स लाइक वाइट मैन बर्डन थ्योरी या ब्रिटिशर्स वेयर इन इंडिया ऑन सिविलाइजिंग मिशन, तो उसको काउंटर करने के लिए विंस्टन चर्चिल का ये कोट आप लिख सकते हैं या स्टेटमेंट लिख सकते हैं, शोइंग हिज हेट्रेडनेस फॉर इंडियन पीपल एंड शोइंग
द क्रूड नेचर ऑफ ब्रिटिश पीपल हु अदरवाइज टेंड टू प्रोजेक्ट देमसेल्फ एज वेरी पॉलिश्ड एंड ह्यूमैनिटेरियन। तो पॉइंट यह है कि एम एस स्वामीनाथन साहब ने सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर किया था, लेकिन जब वेस्ट बंगाल के अंदर, उस टाइम में वेस्ट बंगाल तो बना नहीं था, ओवरऑल बंगाल के अंदर जब उन्होंने भूखमरी देखी, फैमीन देखा, हंगर रिलेटेड प्रॉब्लम देखा, तो उन्होंने फैसला किया कि ही विल बिकम एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और देश के अंदर लोगों की फूड स्कार्सिटी के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। फिर 1960s में ग्लोबल लेवल पे एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग साहब। उन्होंने एक हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का डेवलपमेंट किया था फॉर राइस एज वेल एज व्हीट। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की खासियत क्या थी कि उनका यील्ड ज़्यादा होता था और क्रॉप, जो ग्रेन्स होते थे, फूड ग्रेन्स, वो ज़्यादा होते थे, प्लस उनकी हाइट कम होती थी। तो हाइट कम होने के कारण जो हवाएं चलती हैं तो क्रॉप्स बर्बाद होती हैं, फसल बर्बाद होते हैं क्योंकि वो बेंट हो जाते हैं, वो नहीं होता था इन हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। क्रॉप्स वेयर स्टंटेड, हाइट छोटी रहती थी और ग्रेन्स ज़्यादा होते थे। तो इस कारण से हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स में क्रॉप डैमेजेस भी नहीं होते थे बिकॉज ऑफ क्रॉस सेक्शनल विंड, प्लस ग्रेन्स भी ज़्यादा होते थे। तो इस तरीके के हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स डेवलप किए थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने। उसको भारत में लेकर के आए एम एस स्वामीनाथन साहब अंडर इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। हुआ क्या था कि अमेरिका भारत को सपोर्ट कर रहा था राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस थ्रू फूड ग्रेन अंडर ए प्रोग्राम जिसका नाम था फूड फॉर पीस प्रोग्राम, या टेक्निकल नाम था PL 480 प्रोग्राम। अमेरिका भारत का सपोर्ट इसीलिए कर रहा था इस उम्मीद में कि कोल्ड वॉर में भारत डायरेक्टली एंड डायरेक्टली US ब्लॉक के साथ रहे। तो 1950s का टाइम था कोल्ड वॉर का। अब भारत को अपने तरफ इंड्यूस करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए अमेरिका वो PL 480 प्रोग्राम के अंतर्गत भारत को फूड ग्रेन दे रहा था, या फूड फॉर पीस प्रोग्राम के अंतर्गत भारत को फूड ग्रेन दे रहा था। लेकिन 1965 जब वॉर हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, और 1962 जो साइनो इंडिया वॉर हुआ, चाइना, उस टाइम का चाइना और पाकिस्तान दोनों ही US इंक्लाइंड थे, क्योंकि चाइना दो अपने आप को कम्युनिस्ट कहता था, बट USSR से उसके डिफरेंसेस क्रिएट हो गए थे बिकॉज ऑफ द सुप्रीमेसी ऑफ कम्युनिस्ट वर्ल्ड, की कौन ज़्यादा सुपीरियर होगा, हु विल लीड द कम्युनिस्ट वर्ल्ड, उसको लेकर के डिफरेंसेस हो गए थे कोल्ड वॉर के टाइम में। तो उस टाइम में चाइना और USSR एक साथ नहीं थे, तो भारत की लड़ाई हो गई चाइना से, भारत की लड़ाई हो गई पाकिस्तान से 1962 और 65 में, और दोनों ही US अलाइंड थे कोल्ड वॉर के टाइम में। इस कारण से अमेरिका ने एंटी इंडिया स्टैंड अपनाया और PL 480 प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। भारत में जब फूड ग्रेन की क्राइसिस हुई, फूड स्कार्सिटी हुई 1965 में, तब भारत सरकार ने लॉन्च किया इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम अंडर प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंदिरा गांधी जी। और उस टाइम में MS स्वामीनाथन साहब ने फिर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग का डेवलप किया हुआ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड भारत में इंट्रोड्यूस कराया अंडर इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। और चूंकि इन हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को चाहिए थे बेटर इरिगेशन फैसिलिटी, साथ ही साथ वहाँ पे फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा चाहिए थी, इसीलिए ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लाए गए भारत में अंडर इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उनको सिलेक्टेड एरियाज में इंट्रोड्यूस किया गया, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब जैसे एरिया में, जहाँ पे ऑलरेडी इरिगेशन फैसिलिटीज़ बेहतर थी, जहाँ पे ऑलरेडी फार्मर जो है वो थोड़े बेटर इक्विप्ड थे एज फार एज द मशीन्स, ट्रैक्टर्स वेयर कंसर्न। जो भी हो, IADP इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत फूड हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स भारत में इंट्रोड्यूस किए गए और फूड ग्रेन्स का बम्पर प्रोडक्शन हुआ। भारत जो है फूड डेफिशिएंट कंट्री से बन गया एक एग्रीकल्चरल सरप्लस कंट्री इन मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन्स, चाहे वो राइस हो या व्हीट हो। और सक्सेस ऑफ इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम को ही नाम दिया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन। व्हेन इट बिकेम वेरी वेरी सक्सेसफुल, इसको फिर क्रांति का नाम दिया गया और कहा गया ग्रीन रिवॉल्यूशन 1970 ऑनवर्ड्स। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन का कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिला। कुछ ही एरियाज में इसका सबसे ज़्यादा फायदा हुआ, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। तो रीजनल डिस्पैरिटी या रीजनल इनइक्वालिटी भी आई, प्लस यहाँ पे खूब सारा फूड मतलब केमिकल, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हुआ, तो इन्वायरमेंटल डैमेजेज इन द फॉर्म ऑफ वाटर पॉल्यूशन एंड ऑल भी देखने को मिला। वाटर लेवल डिग्रेडेशन आज भी खूब सारा देखने को मिलता है पंजाब, हरियाणा जैसे स्टेट्स में। उसके पीछे कारण है ग्रीन रिवॉल्यूशन, इन्हीं एरियाज में मेनली इंट्रोड्यूस किया गया था। और जो रीजनल डिस्पैरिटी हुई, कई सारे एरिया जो है अभी भी बैकवर्ड हैं, जबकि इस एरिया के लोग जो हैं, फार्मर जो है, थोड़े बेटर ऑफ हैं
वो एक कारण देखने को मिला, वो एक आउटकम देखने को मिला ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो उसी को डील करने के लिए, उसी को अब कंपनसेट करने के लिए भारत सरकार हाल फिलहाल में लेकर के आई है ब्रिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया, जहाँ पे टारगेट है कि ईस्टर्न इंडिया के 7-8 स्टेट, स्पेशली असम से लेकर के बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इन स्टेट्स में, उड़ीसा में अब ग्रीन रिवॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया जाए अच्छे से, ताकि यहाँ पे भी फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़े। तो हमने देखा ग्रीन रिवॉल्यूशन कैसे आया, हमने एम एस स्वामीनाथन जी के बारे में देखा, विंस्टन चर्चिल का भी एक कोट देखा, ग्रीन रिवॉल्यूशन के पॉजिटिव चीजें देखी, कैसे आईएडीपी बिकेम सक्सेसफुल एंड नोन एज ग्रीन रिवॉल्यूशन। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन की कुछ नेगेटिव चीजें भी देखी, जिस कारण से हाल फिलहाल में स्कीम लाया गया है ब्रिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया। वहीं बात की जाए मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की, तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के 10 साल पूरे हुए लास्ट ईयर, क्योंकि 25 सितंबर 2014 को इसको लॉन्च किया गया था। इसका मेन लक्ष्य था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रेंथन करना। भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रगल कर रहा है राइट सिंस 1991। जब एलपीजी रिफॉर्म्स किए गए तो हमारा इकोनॉमी ओपन हो गया, और बिकॉज ऑफ द इन्फ्लक्स ऑफ फॉरेन मेड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उनसे कम्पीट नहीं कर पाया, एंड दैट लेड टू अ फिनोमेना जिसको हम लोग कहते हैं प्री मच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। आई होप you are able to relate this word premature deindustrialization from the बेसिक इकोनॉमी क्लास। तो भारत के अंदर जब इंडियन इकोनॉमी ओपन हुई 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स के कारण, तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सेटबैक मिला, जिसको कहा जाता है प्रीमैच्योर डीइंडस्ट्रियलाइजेशन। तो उसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए कई सारे इनिशिएटिव्स लाए गए हैं भारत सरकार द्वारा, राइट सिंस मेक इन इंडिया, सो आत्मनिर्भर भारत अभियान, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम एंड ऑल दे फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव 2014 में लाया गया था। इसका लक्ष्य था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ रेट पर एनम 12 to 14% तक कर दिया जाए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शुड बी एबल टू क्रिएट ओवरऑल 100 मिलियन एडिशनल जॉब बाय 2022। बाद में इस ईयर को बढ़ा करके 2025 कर दिया गया। प्लस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इन इंडियाज जीडीपी शुड बी टेकन अप फ्रॉम अबाउट 19% टू 25% बाय 2025। ये सब है मेक इन इंडिया के लक्ष्य। तो ये क्वेश्चन आज आपको अटेम्प्ट करना है मेनली कि ये जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम था, इसके मल्टी फेसेटेड रेमिफिकेशंस थे, एनालाइज कीजिए, यानी कि प्रोज एंड कॉन्स बेसिकली एनालाइज कीजिए, फायदे क्या और नुकसान क्या। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर्स नियर फिनिश लाइन, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, रेलवे फ्रेट की बात की जाए, इनफैक्ट सबसे पहले समझिए रेलवे जो है 3 तरह के सर्विसेज देता है मेनली, पैसेंजर सर्विसेज, टूरिज्म सर्विसेज एंड फ्रेट सर्विसेज, जिसको हम लोग मालगाड़ी कहते हैं। तो फ्रेट ट्रांसपोर्ट की अगर बात की जाए तो इट इज द चीपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर मूविंग बल्क कार्गो। जो मालगाड़ी, जो बड़े बड़े जो कार्गो मूव करने का जो मीडियम है, उसके 3 मेन सोर्सेज हैं, रोड, रेलवे एंड वाटरवेज। एयरवेज से तो बड़ा बल्क मूव हो नहीं सकता, होगा भी तो बहुत कॉस्टली होगा। तो ये 3 मेन सोर्सेज है, उसमें रेलवे इज द चीपर वन। लेकिन रेलवे की अपनी कई सारी इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं। ट्रैक कंजेशन के कारण मूवमेंट बड़ा स्लो होता है, इसी कारण से रेलवे का उतना इस्तेमाल नहीं होता है फॉर कार्गो मूवमेंट। ओवरऑल देखा जाए तो भारत में जो फ्रेट या कार्गो मूवमेंट के लिए रोडवेज का इस्तेमाल होता है 60% तक, रेलवे का होता है 32% तक, और वाटरवेज का होता है अबाउट 8% तक। तो अब रेल चूंकि चीपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है फॉर कार्गो या फ्रेट, इसी कारण से भारत सरकार चाहती है कि रेल का शेयर इन फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन बढ़े। आई होप आपको याद होगा कि भारत 3 L के प्रॉब्लम फेस करता है इंडियन इकोनॉमी, एज पर फॉर्मर आरबीआई गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन जी। प्रॉब्लम ऑफ लेबर, लैंड एंड लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स मतलब मूवमेंट ऑफ कार्गोज एंड पैसेंजर्स। तो लॉजिस्टिक्स के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए रेलवे का एफिशिएंट होना जरूरी है, स्पेशली इट्स कार्गो मूवमेंट एफिशिएंट होना जरूरी है। और उसी के लिए फिर भारत सरकार लेकर के आई डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, कि कुछ ऐसे रेलवे लाइंस बनाए जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ फ्रेट रेलवे के लिए होंगे, मालगाड़ियों के लिए होंगे। these आर स्पेशलाइज्ड रेलवे लाइंस। इससे क्या होगा, मालगाड़ियों का एफिशिएंसी एंड स्पीड दोनों इंप्रूव होगा, और जो एग्जिस्टिंग रेलवे नेटवर्क है वो डीकंजेस्ट होगा। तो 2 मेन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स लाए गए। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर फ्रॉम दादरी नियर न्यू दिल्ली टू जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इन मुंबई,
ये लगभग 85% बन करके तैयार हो गया है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर राइट फ्रॉम लुधियाना इन पंजाब टू दानकुनी नियर कोलकाता, ये भी लगभग पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इन दोनों को मैनेज करने का काम दिया गया है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो एक तरीके की स्पेशल पर्पस व्हीकल है फॉर मैनेजिंग डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये जब पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएंगे तो भारत में 4 और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स लाए जाएंगे इन फ्यूचर। नॉर्थ साउथ विच विल कनेक्ट दिल्ली विथ तमिलनाडु, ईस्ट वेस्ट विच विल कनेक्ट वेस्ट बंगाल विथ महाराष्ट्र, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट साउथ which will connect West Bengal to Andhra Pradesh, and South South which will connect Goa with Tamil Nadu। तो इस तरीके से कई सारे और 4 और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स लाए जाएंगे। करंट न्यूज़ ये है कि जो स्टार्टिंग के जो 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये लगभग बन करके तैयार हो गए हैं, नियरिंग कंप्लीशन। पार्ट बाय पार्ट ये तैयार हो रहे थे, सेगमेंट बाय सेगमेंट, तो अब लगभग तैयार हो चुका है। 1.25 लाख करोड़ का टोटल खर्च हुआ इन दिस 2 कॉरिडोर इनिशिएटिव। इससे फायदा क्या होगा, जब ये पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएंगे बाय नेक्स्ट ईयर, तो पूरी तरीके से जो पैसेंजर रूट है वो डीकंजस्ट होगा, और जो लॉजिस्टिक्स है फॉर कार्गो वो काफ़ी हद तक फास्ट होगा। कार्बन इमिशन भी कट डाउन होगा, क्योंकि पूरे पूरे इलेक्ट्रीफाइड हैं, तो कार्बन इमिशन भी कम होगा, और स्पीड भी कार्गो मूवमेंट की, फ्रेट ट्रेन्स की बढ़ जाएगी। मौजूदा जो स्पीड जाती है अबाउट 50 किलोमीटर पर आवर तक, वो बढ़ करके अब फ्रेट कार्गो की 100 किलोमीटर पर आवर तक की हो जाएगी, एंड डेली 480 ट्रेन्स रन कर पाएंगी ऑफ कार्गो, विच विल स्ट्रेंथन इंडियाज फ्रेट मूवमेंट एंड विल हेल्प इन एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ one of the 3L, that is the problem of logistics। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। डेडिकेटेड कॉरिडोर्स के बेनिफिट्स के बारे में प्रश्न है, ऐसा मेंस में आपसे पूछा जा सकता है। यू कैन स्टार्ट विद द प्रॉब्लम ऑफ 3L सजेस्टेड बाय फॉर्मर आरबीआई गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन जी। कैंपस मदर इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जैसे कि आईआईटीज, आईएम्स, इनमें मेंटल हेल्थ क्राइसिस तो होता है बच्चों के ऊपर, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा एकेडमिक्स प्रेशर झेलना पड़ता है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है, प्लेसमेंट कैंड ऑल, और वहाँ पे उनको इमोशनल सपोर्ट भी नहीं मिलता, बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम देयर फैमिली। तो अपने फैमिली, खासकर अपने मदर से वो बात नहीं कर पाते, कनेक्ट नहीं कर पाते, तो उनको वो तमाम तरीके का प्रेशर झेलना पड़ता है। तो अब बच्चों को थोड़ा इमोशनल सपोर्ट मिले विद इन द कैंपस इटसेल्फ, इसलिए आईआईटी खड़गपुर केम अप विथ अ नोवेल आइडिया ऑफ कैंपस मदर, जिसमें कैंपस के अंदर जो फीमेल मेंटर्स हैं, चाहे फैकल्टी मेंबर्स हैं या नॉन फैकल्टी मेंबर्स हैं, जैसे लैब असिस्टेंट एंड ऑल, ये जो ज़्यादा एज की जो फीमेल मेंबर्स हैं, 45-50 ईयर्स की जो फीमेल मेंटर्स हैं, 60 ईयर्स की, उनको अब एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है टू एक्ट एज कैंपस मदर, वेयर इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम टू प्रोवाइड सम इमोशनल सपोर्ट टू द स्टूडेंट्स। दैट्स इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैंपस मदर। अब ये कॉन्सेप्ट तो अच्छा है, इट विल प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू द स्टूडेंट्स, होपफुली सुसाइड रेट्स विल कम डाउन, उनके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, लेकिन इस इनिशिएटिव का क्रिटिसिज्म भी हो रहा है दैट इट विल रीइंफोर्स जेंडर स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइपिंग हो रही है फिर से कि इट इज ओनली वीमेन हु कैन डू द केयर गिविंग रोल। इससे क्या है, वीमेन आर सब्जेक्टेड टू इवन फर्दर इमोशनल बर्डन। भाई, उनको भी तो अपने लिए टाइम चाहिए। वीमेन कितना स्ट्रेस में है इसका अंदाजा इन जनरल हम लग भी नहीं पाता है, क्योंकि इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है कि वीमेन की जिम्मेदारी है बच्चों का टेक केयर करना। ठीक है, अच्छी बात है, वीमेन आर मोर क्लोज टू द चिल्ड्रन, बट उनको खुद के लिए भी तो टाइम चाहिए। तो समाज को ये बात समझनी होगी कि जब हम ग्लोरीफाई करते हैं मदरहुड को, तो उस चक्कर में वी ऑल्सो रीइंफोर्स जेंडर स्टीरियोटाइप एंड वी सब्जेक्ट वीमेन टू अ काइंड ऑफ डबल इमोशनल बर्डन। उसको घर के कामकाज भी देखने होते हैं और बच्चों का भी ख्याल रखना होता है। तो ये स्टीरियोटाइपिंग को थोड़ा सा एड्रेस करना होगा। इट्स नॉट ओनली वीमेन हु शुड बी प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट टू चिल्ड्रन, इट्स ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेन। तो ये जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है कि माँ या ओवरऑल वीमेन ही इमोशनल सपोर्ट दे सकती हैं, इस कारण से वीमेन का मेंटल हेल्थ पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। दैट इज ए कंसर्न। यहाँ पे जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की हम बात कर रहे हैं, जो इस पर्टिकुलर केस में इनिशिएटिव में देखने को मिल रहा है, कैंपस मदर इनिशिएटिव में, ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग आपको अलग अलग एडवर्टीजमेंट्स में भी देखने को मिल सकता है। जैसे डिटॉल का एडवर्टीजमेंट आप देखेंगे तो वहाँ पे बच्चे का ध्यान रखना है, तो
हमेशा माँ को ही दिखाया जाएगा कि कैसे बच्चों का ध्यान रख रही है। दैट इज नथिंग बट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, जो हमने एथिक्स की क्लास में देखी है कि बार बार मदर एंड चाइल्ड दिखा करके कंडीशनिंग की जाती कि ये माँ की जिम्मेदारी है बस बच्चों का ध्यान रखना, फादर की नहीं। सो दैट इज ए कंसर्न। इस पे इकोनॉमिक्स में भी प्रश्न पूछा गया है, किसी और दिन हम उसको डिस्कस करेंगे। द प्रॉब्लम ऑफ अनपेड केयर गिविंग वर्क, हाउ इट सब्जेक्ट्स वीमेन टू डबल चैलेंजेस। एक तो उनके ऊपर इमोशनल बर्डन प्लस उनकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी कंस्ट्रेन होती हैं। इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन ESZ द कॉन्सेप्ट को रिव्यू किया जाएगा। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट में भी कहीं पासिंग रेफरेंस में लिख सकते हैं। इको सेंसिटिव जोन होता क्या है? देखिए, कोई भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला एरिया है या टाइगर रिजर्व है, तो उसकी अगर ये बाउंड्री है तो उससे जस्ट बाहर सारी कॉमर्शियल एक्टिविटीज की रोड लाइन बना दिया जाए, रेलवे लाइन बिछा दिया जाए, फैक्ट्री लगा दी जाए, ये तो अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। यह अगर बाउंड्री है नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या टाइगर रिजर्व का, तो कुछ एरिया तो छोड़ा जाना चाहिए खाली, आज शॉक एब्जॉर्बर की तरह या बफर जोन की तरह। उसके बाद ही तमाम कमर्शियल एक्टिविटीज परमिट की जानी चाहिए। तो इसी आइडिया से गाइडेड होकर के कि बीच में एक ट्रांजिशन जोन होना चाहिए, बफर जोन होना चाहिए, इससे गाइडेड होकर के कॉन्सेप्ट आया इको सेंसिटिव जोन का। इको सेंसिटिव जोन वो एरियाज तमाम डिक्लेयर किए जाते हैं बिटवीन नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड एरिया जहां पे कॉमर्शियल एक्टिविटीज परमिटेड हैं, उसके बीच के एरिया को कहा जाता है इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन्स आर डिक्लेयर्ड एज पर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। तो एक मोटा मोटा नियम क्या फॉलो किया जाता है कि इको सेंसिटिव जोन शुड बी अप टू 10 किलोमीटर्स। ऐसा अप टू 10 किलोमीटर्स का है, मिनिमम 100 मीटर्स एंड मैक्सिमम 10 किलोमीटर्स, ये एक रूल फॉलो किया जाता है। बट ज्यादातर जगहों पे 10 किलोमीटर्स ही कर दिया जाता है, ब्लैंकेट 10 किलोमीटर से डिक्लेयर कर दिया जाता है कि नेशनल पार्क के आसपास का 10 किलोमीटर एरिया को डिक्लेयर कर दिया जाए एज इको सेंसिटिव जोन। जबकि नियम ऐसा नहीं है कि इट शुड बी ओनली 10 किलोमीटर, इट इज फ्रॉम 100 मीटर टू 10 किलोमीटर। लेकिन अब नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की एक स्टैंडिंग कमिटी मीटिंग में, जहां पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर ने तय किया है कि ये जो 10 किलोमीटर वाला रूल है इसको बदला जाएगा। जरूरत होगी तो वहां पे 10 किलोमीटर से ज्यादा भी दिया जाएगा, लेकिन जरूरत होगी तो इको सेंसिटिव जोन नहीं भी डिक्लेयर किया जाएगा। सो दिस इको सेंसिटिव जोन रूल्स विच इज बीइंग फंक्शनल सिंस 2011 विल बी नाउ रिवाइव्ड। इससे क्या होता है, कई सारी जगहों पे इरेशनल इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है, 10-10 किलोमीटर तक डिक्लेयर कर दिया जाता है जहां जरूरत भी नहीं है, तो उससे वहां की लोकल इकोनॉमिक पोटेंशियल काफी हद तक डिस्ट्रॉय होती है। तो इकोलॉजिकली जो इरेशनल जस्टिफिकेशन या इरेशनल डिमार्केशन है 10 किलोमीटर वाला, उसको बदला जाएगा। ESZ विल बी रीडिफाइंड एज पर मीटिंग ऑफ स्टैंडिंग कमिटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। ESZ से रिलेटेड सिंपल से प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। माओइज्म से रिलेटेड ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है, डज नॉट बिलीव इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। बाकी 3 स्टेटमेंट सही हैं। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि इट विल बी यूज्ड ओनली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, दैट इज वाई सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यहाँ पे जवाब होगा इटली, जापान एंड साउथ कोरिया। 1, 2 एंड 4। तो करेक्ट आंसर विल बी ए, नॉट बी। इसको मैं ठीक कर दूंगा। स्लॉथ बियर तो हाइबरनेट करता नहीं है, तो करेक्ट आंसर विल बी ए। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।